राजनीति विज्ञान 12वीं कक्षा का अगला चैप्टर हम शुरू करते हैं। समकालीन विश्व में सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण ये चैप्टर है, जिसमें पहला ही क्वेश्चन है सुरक्षा क्या है। सुरक्षा का अर्थ होता है सभी तरह के खतरों से आजादी। फिर से समझें, सुरक्षा का क्या अर्थ है? सभी तरह के खतरों से आजादी। और ये खतरे दो स्तरीय होते हैं। पहला पारंपरिक। पारंपरिक जो खतरा होता है उसके दो भाग होते हैं। फिर से ध्यान से समझें कि पारंपरिक जो खतरे होते हैं उनके दो भाग हैं। एक बाहरी खतरा। बाहरी खतरे में आते हैं कि कोई दुश्मन देश द्वारा अगर हमारे ऊपर हमला किया जाता है तो हम इसे बाहरी खतरे के रूप में देखते हैं। और इसी पारंपरिक खतरे का दूसरा रूप होता है आंतरिक खतरा, जो देश के अंदर उत्पन्न होते हैं, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, गृह युद्ध, पर्यावरण की आदि समस्या। ये देश के अंदर उत्पन्न होने वाले खतरे हैं, इसलिए इसे आंतरिक खतरा कहा जाता है। और ये सीमा से बाहर दुश्मन देश से खतरा है, बाहरी स्तर पे खतरा है, इसलिए इसे बाहरी खतरा कहते हैं। और ये दोनों जब खतरे मिलते थे सब पारंपरिक खतरा का रूप दिया जाता है। इसका दूसरा रूप है गैर पारंपरिक खतरा। गैर पारंपरिक खतरा क्या है? गैर पारंपरिक खतरे में आप इस तरह के खतरे ले सकते हो जो वैश्विक स्तर पे हैं, विश्व स्तर पे जो खतरे हैं आप उसे गैर पारंपरिक खतरे के रूप में ले सकते हो। जैसे कि प्राकृतिक आपदा आ जाए वैश्विक स्तर पे, तो इस तरह के जो खतरे होते हैं जो जिनका एक प्रभाव और जिनका स्तर वैश्विक स्तर पे हो जाए, उसे आप गैर पारंपरिक खतरे के रूप में ले सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है कि युद्ध के स्तरीय विकल्प। अगर किसी भी स्तर पर किसी देश के सामने युद्ध की स्थिति आती है, अब तो स्वाभाविक सी बात है कि दुनिया में हर देश एक खतरे से जूझता है और वो खतरा है युद्ध। कि अगर उसके सामने युद्ध की संभावना बढ़ जाए तो उस देश के पास क्या विकल्प है। मान लो उदाहरण के लिए भारत के पास ही युद्ध के खतरे बढ़ जाए, तो भारत जैसे देशों के पास या फिर श्रीलंका जैसे देश के पास या दुनिया का कोई भी ऐसा देश है, उसके सामने युद्ध की स्थिति में क्या विकल्प है? पहले तो उसे अपनी सीमा सुरक्षा मजबूत करनी चाहिए। दूसरा कि अगर उसके ये अंदाजा हो कि दुश्मन देश के पास इतने हथियार हैं, इतने खतरनाक वेपन्स हैं, तो उसे अपने शक्ति संतुलन उतने हथियार बढ़ा के उस एरिया में शक्ति संतुलन स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। उदाहरण के लिए भारत अपने हथियारों की खरीद फरोख्त इतने बड़े लेवल पे क्यों करता है? क्योंकि वो देखता है कि जो उसके दुश्मन देश हैं उनके पास उस स्तर के हथियार हैं, तो भारत उस तरह के हथियार खरीद के इस क्षेत्र में युद्ध की संभावनाओं को कम करते हुए शक्ति संतुलन स्थापित करने की कोशिश करता है। साथ में जब युद्ध की संभावनाएं बढ़ती है तो कई बार गठबंधन भी होते हैं कई देशों के बीच में, और ये ध्यान रखें कि ये गठबंधन सैनिक स्तर पर होने लग जाते हैं। जैसे कि आपने शीत युद्ध के समय देखा होगा कि नाटो या फिर सीटो वार्सा आदि का गठन हुआ था। फिर युद्ध की संभावना, अगर कोई भी आप तरीका अपना लो युद्ध की संभावनाओं से आप अपने आप को रोक नहीं सकते, तो उस देश को फिर युद्ध भी करना पड़ता है। और युद्ध के में अगर उसकी हार होती है तो उसके पास आत्मसमर्पण का भी एक विकल्प है। तो ये सारे विकल्पों को प्रयोग करता है कोई देश अपने आप को युद्ध के संभावनाओं को रोकने के लिए। जब वो युद्ध की संभावनाओं को नहीं रोक पाता तो आत्मसमर्पण की ओर बढ़ता है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से है कि युद्ध की स्थिति का विकल्प के समय की युद्ध के समय कौन कौन से विकल्प किसी देश के सामने मौजूद होते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि खतरे के पारंपरिक खतरा या गैर पारंपरिक खतरे के बाद खतरे के नए स्रोत क्या है। वैश्विक स्तर पर नए नए खतरे भी दुनिया के सामने आते जा रहे हैं, जिसका सामना दुनिया को मिल के करना होगा। ये खतरे के नए स्रोत हैं कि दुनिया में उग्रवाद या आतंकवाद 1990 के बाद बहुत तेजी से बढ़ा है, तो पूरी दुनिया को इसको मिलकर हल करना चाहिए। ये खतरे के नए स्रोत हैं।
मानव अधिकार की समस्या खतरे के नए स्रोतों में शामिल है। गरीबी की समस्या है, महामारी की समस्या है। जैसे आपने देखा कि कोरोना एक वैश्विक स्तर पर एक नई समस्या उभर कर सामने आई थी। तो ये खतरे के नए नए स्रोत हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। वैसे तो पर्यावरण भी खतरे के नए स्रोत के रूप में पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है। अब हम अगले टॉपिक के ऊपर आ जाएं, तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो है सामूहिक सुरक्षा। सामूहिक सुरक्षा का मतलब होता है कि वैश्विक स्तर पर कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं या कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको एक देश, एक संगठन या एक व्यक्ति मिलकर हल नहीं कर सकता। उसके लिए जरूरी है कि दुनिया के देशों के बीच में सहयोग हो, देशों के बीच में सहयोग हो और संगठनों के बीच में सहयोग। और जब हम इस तरह के मुद्दे को हल करते हैं तो हम उसे सामूहिक सुरक्षा कहते हैं। जो दुनिया के एक देश की समस्या ना हो, सबकी समस्या हो, और जिसको हल करने के लिए भी एक देश की नहीं सबकी जरूरत हो, तो इसे सामूहिक सुरक्षा कहते हैं। उदाहरण के लिए जो कोरोना एक महामारी थी, उसे हल करने के लिए किसी एक देश की या एक व्यक्ति की या एक संगठन की जरूरत नहीं थी। उसे हल करने के लिए दुनिया के देशों की, दुनिया के संगठनों की और दुनिया के सामूहिक रूप से व्यक्तियों के समूह की जरूरत थी ताकि इस समस्या को हल किया जा सके। अगला जो क्वेश्चन है, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में मैं मानता हूं कि भारत की सुरक्षा की रणनीति क्या है, भारत के सामने खतरे के क्या स्रोत हैं या खतरे किस तरह के हैं भारत के सामने। तो भारत के सामने दोनों तरह के खतरे हैं, पारंपरिक स्तर पे भी, गैर पारंपरिक स्तर पे भी। भारत को अपने दुश्मन देशों से अपनी रक्षा भी करनी है, जो पड़ोसी देश है उनसे अपने आप को बचाना भी है। दूसरा, भारत को गरीबी की समस्या को भी हल करनी है, भारत को पर्यावरण की समस्या को भी हल करनी है, आंतरिक सुरक्षा भी स्थापित भारत को करना है। तो भारत के सामने कोई एक मुद्दा नहीं है, दोनों तरह के मुद्दे हैं। बाहरी स्तर पर अपनी सीमाओं को सुरक्षा जहां करना है, आंतरिक स्तर पर गरीबी और पर्यावरण जैसे मुद्दों को भी हल करना है। इसके अलावा कुछ और ऐसे टॉपिक हैं जिसके ऊपर हमें चर्चा कर लेनी चाहिए, जैसे कि पर्यावरण या उग्रवाद की समस्या। दुनिया के अंदर खतरे के स्रोतों के रूप में पर्यावरण और उग्रवाद की समस्या भी बढ़ती चली जा रही है। पर्यावरण, आप लोग देख रहे हैं 1990 के बाद धरती का तापमान कितने तेजी से बढ़ा है, मौसम में बदलाव हुआ है, ये कितने जीव जंतु प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, और ये मौसम में किस लेवल पे बदलाव देखने को मिल रहा है, प्राकृतिक विपदाएं देखने को मिल रही है। तो ये पर्यावरण की समस्या को हल करना जरूरी है। और दूसरा मुद्दा मुझे लगता है उग्रवाद, आतंकवाद जिसे कहते हैं। अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था भी आतंकवाद की एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं दे पाई है। ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक पूरी दुनिया में ये बहुत बड़ा समस्या है जिसे हम उग्रवाद या आतंकवाद कहते हैं। और दुनिया का कोई भी देश इन दोनों मुद्दों से, इन दोनों समस्याओं से अपने आप को सुरक्षित नहीं कह सकता कि वो इन दोनों मुद्दों से अपने आप को सुरक्षित है। अगले इन देखिए, जैसे कि आपने समकालीन विश्व सुरक्षा में इन क्वेश्चनों के ऊपर अपना फोकस किया, तो अब जरूरी हो जाता है कि एग्जाम के अनुसार जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे कौन से हैं जिसके ऊपर चर्चा की जा सके। तो एग्जाम के अनुसार जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, अब हम उसकी जरा बात कर लेते हैं, जो पेपर में आने के पूरे चांस जिनके होते हैं। वैसे तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो एग्जाम के अनुसार वेरी इंपॉर्टेंट है। हम उनके ऊपर, उन क्वेश्चनों के ऊपर जरा चर्चा करेंगे कि वो क्वेश्चन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन, पारंपरिक और गैर पारंपरिक सुरक्षा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आप क्वेश्चन करेंगे तो समझे कि आधी बुक आपने कर ली। इन दोनों क्वेश्चनों में ही करीबन आधी बुक छिपी हुई है। नंबर 2, खतरे के
नए स्रोत। कई सालों से ये क्वेश्चन इंपोर्टेड बना हुआ है और इस साल भी ये क्वेश्चन आने के चांस हैं। खतरे के नए स्रोत इस साल भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा जो है सामूहिक सुरक्षा, कि भाई ये वो क्वेश्चन है जो एक स्टूडेंट को कभी भी ऐसे क्वेश्चनों को ड्रॉप नहीं करना चाहिए। ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना होता है कि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको एक देश नहीं, सभी देश, सभी संगठन और सभी व्यक्तियों को मिलकर हल करना चाहिए, जैसे पर्यावरण और उग्रवाद। ऐसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सामूहिक सुरक्षा। फोर्थ, भारत की सुरक्षा की रणनीति। इसमें जैसे ये वाले क्वेश्चन में मैंने इसके पॉइंट्स भी बताए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे देखने से ये 4 अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो आप पूरी तरह से सुरक्षित जोन में होंगे और फिर आपको इस चैप्टर को लेकर ज्यादा कठिनाई नहीं देखने को मिलेगी।